अस्सलाम वालेकुम ख़ातून हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। बिलावल साहब बड़ा ही कामयाब किस्म का दौरा इन्वर्टेड कॉमर्स में करके वापस आ चुके हुए हैं। और बड़ा उनको कहा क्या कि हर जो भी एक्सपर्ट्स हैं, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स, उन्होंने कहा कि ये मौका नहीं है जाने का, लेकिन उन्होंने चूँकि जाना था, फरमाइश थी, तो वो चले गए। उसका ज़रा थोड़ा सा ज़रा तजिया करने की कोशिश करेंगे और फिर साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट की सिचुएशन है वहाँ पे अब देखेंगे कि वहाँ पे अब सूरत हाल आगे किस तरफ जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक बड़ी फर्मनेस शो की है। वो देखेंगे कि आगे जाके अब क्या वाकई ये कंटिन्यू करेगी कि नहीं करेगी। हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है जी कि IMF की पेशगी इकदाम जो हैं वो करने की जो है वो ज़रूरी है कि अभी असम्बलियाँ ना तोड़ी जाएँ या इस तरह की, ये मतलब अजीब सी वो जो उनकी कोशिशें हैं वो चल रही हैं। साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि जो इलेक्शन के हवाले से जो ओवरऑल सिचुएशन है वो भी कोई इतनी हमें कोई पॉजिटिव नज़र आ रही है। शहबाज शरीफ साहब कोरोनेशन के लिए वहाँ पे पहुँचे हुए हैं इंग्लैंड में। वो पता नहीं वहाँ से क्या लेके आएंगे और क्या उनकी मुलाकातें होंगी और उनका क्या नतीजा निकलेगा। हम देख रहे हैं कि चीनी वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो पाकिस्तान पहुँच चुके हुए हैं और अफ़गान हम मनसब जो है वो भी उनके साथ भी मुलाकातें होंगी, पाकिस्तानी हम मनसब के साथ भी उनकी मुलाकातें होंगी। और ये ट्राईलैटरल जो होने जा रहा है इसका भी ज़रा तजिया करने की कोशिश करेंगे। इन तमाम उमूर पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से सीनियर सहाफ़ी जनाब सलमान आबिद साहब। सलमान भाई अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। सलमान भाई, सबसे पहले मेरा ख्याल है कि बिलावल से ही शुरू करते हैं कि बिलावल साहब, वहाँ पे आपने सुन लिया होगा और देख लिया होगा कि जो उनकी इज़्ज़त अफजाई हुई है, अगरचे उसमें उन्होंने अपना भी घटियापन शो किया है और बहुत ही, मैं समझता हूँ कि जो एक मेहमानदारी के उसूल होते हैं उसको भी उन्होंने पसे पुश्त डालते हुए ये सब कुछ किया है। लेकिन बिलावल साहब का भी जाना वहाँ पे इस मौके पे, आप इसको किस तरह ले रहे हैं और जो कुछ हुआ है वहाँ पे उसको आप किस तरह देख रहे हैं जी? देखिए अपना कथाना साहब, बात यह है कि हमारे यहाँ मीडिया में एक बड़ा जज्बातीपन था और मीडिया में ये तासुब देने की कोशिश की गई कि बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा पाक इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में और कश्मीर के मामले पे। हालांकि शंघाई कॉन्फ्रेंस का कोई एजेंडा ना पाक भारत ताल्लुकात था, हाँ, ना बायलैटरल उसका तो था ही नहीं। के साथ कोई ताल्लुकात थे। इसलिए बिला वजह हमारे यहाँ मीडिया में कहा गया कि बिलावल साहब की जो वजीर खारजा की वजारत है और उनका जो जेस्चर है उसकी वजह से आलमी दुनिया में हमारी बड़ी एक्सेप्टेंस हुई है। अब आप देखिए कि जब वो वहां गए हैं और उनका बकायदा जिस तरह से बाइकआउट भी किया गया और जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके अंदर सिर्फ पाकिस्तान टेलीविजन के लोगों के अलावा आपको कोई और दूसरा टीवी नजर नहीं आया। लेकिन बात यह है कि बिलावल साहब को यह तो क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान का जो स्टेट नैरेटिव था उसको वहां बड़ी जुर्रत के साथ पेश किया है। एक बात, यानी जो मौकफ हमारा था वो आपने वहां पर बैठ के अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया को बावर करवाया कि जनाब जब तक आप 370 और 35A के ऊपर अपनी पोजीशन नहीं बदलेंगे उस वक्त तक ये चीजें आगे नहीं बदलेंगी। और ये भी कहा कि इंडिया का जो एग्रेशन है वो इस वक्त रुकावट है पाक भारत ताल्लुकात की बेहतरी में। तो इसलिए आज से तो ये ठीक है। अब लेकिन जो उनके वजीर खारजा ने किया वो उनके मनसब के तो बिल्कुल बरक्स है, उसकी तो कोई अपना हौसला अफजाई नहीं होनी चाहिए बल्कि उसकी शदीद मजम्मत होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे इंडिया से। आपका ख्याल था कि वो बिलावल को बहुत हाथों हाथ लेंगे, उसकी बड़ी हाँ। पजीराई करेंगे? वो तो नहीं करेंगे, उनका तो मौका बड़ा वाजे है। और इंडिया इस वक्त जिस पोजीशन के ऊपर है कसाना साहब, उसको तो पाकिस्तान की एज इट इज इस वक्त कोई जरूरत नहीं है। और वो अपने आप को एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक ताकत भी समझ रहा है और साथ साथ वो ये समझता है कि पाकिस्तान दाखिली तौर पर इतना कमजोर हो चुका है अपनी पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, अपनी इकोनॉमिक रीजंस की वजह से, तो इसलिए पाकिस्तान हमारे लिए कोई बहुत बड़ा थ्रेट नहीं रहा उस तरह से। तो इस वजह से उन्होंने बिलावल को बड़ा दो टोक जिसे कहते हैं ना सख्त गिर जवाब दिया। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है, क्या वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब भारतीय वजीर खारजा के इस बयान के ऊपर खुद कोई बड़ा स्टांस लेंगे? एक बात। और खुद बिलावल भुट्टो साहब जब वापस आके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वो भी क्या भारत के इस तर्ज अमल की शदीद मजम्मत करेंगे या यहाँ पर कोई समझौता होगा और एक मफाहमत के साथ आगे निकला जाएगा? मेरा ख्याल ये है पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को और पाकिस्तान की वजारत खारजा को बड़ा सख्त स्टांस लेना चाहिए कि भारतीय वजीर खारजा के इस बयान के ऊपर कि उन्होंने पाकिस्तान को एक टेररिस्ट के तौर पर जो है ना रिलेट करने की कोशिश की है कि जो टेररिस्ट इंडस्ट्री है ये उसका वजीर खारजा है। तो मैं ये समझता हूँ कि मसला बिलावल का नहीं है बल्कि पाकिस्तान की स्टेट के ऊपर उन्होंने जिस अंदाज का इल्जाम लगाया है उसके ऊपर हमें बड़ा हार्श स्टांस लेना चाहिए। एक बात। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो हमारे लिबरल दोस्त हैं जो पाकिस्तान की सहाफत में
ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। मैं कल से देख रहा हूं कि उनके उस वजीर खारजा के बयान के बाद वो जरा खामोश नजर आते हैं। हालांकि उनको भी जरा वजीर खारजा के उस बयान के ऊपर जो है ना शदीद मजम्मत करनी चाहिए। सिर्फ ये कह देना कि जी बिलावल ने वहां पे बड़ा शानदार स्टांस लिया है, वो शानदार स्टांस अपनी जगह, लेकिन जो भारत का तर्ज अमल है उसकी भी भरपूर तरीके से मजम्मत होनी चाहिए, क्योंकि वो किसी भी तरीके से किसी सफारती अदाब के तकाजों को पूरा नहीं करता। मैं एक इसकी बंदा इसकी अपने थोड़ी मुल्क सी में आया और आपके साथ ये मैं जरूर करे। मैं इसकी थोड़ी सी झलक जो है वो आपको सुनाता हूँ। ये ज़रा देखें कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर साहब Indian हैं, territory, so it is completely natural that it is held there. जो आपका जो दूसरा सवाल जो था कि from what I understood that India and Pakistan should sit together. You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. Victims of terrorism defend themselves, counter acts of terrorism, they call it out, they delegitimize it, and that is exactly what is happening. So, to come here and preach these hypocritical words as though we are on the same boat, I mean, they are committing acts of terrorism. And, you know, I don't want to jump the gun on what happened today, but I think we're all feeling equally outraged. So I think, I mean, let's be very, very clear on this. You know, on this matter, the terrorism matter, I mean, I would say Pakistan's credibility is depleting even faster than its forex reserves. अब ये देखें ये कितनी उन्होंने घटिया बात की है। मतलब मैं तो समझता हूँ कि जो डिप्लोमेटिक नाइसिटीज़ होती हैं उन्होंने उनको भी सबको पीछे छोड़ते हुए ये भी नहीं देखा कि एक फॉरेन मिनिस्टर आया हुआ है, वो आपका मेहमान है, आप उनको एंटरटेन करें, आप उनके साथ इज़्ज़त अफजाई के सब, हाँ अपनी ज़रूर बात करें जिस तरह के आपको हक है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने वहाँ पे करने की कोशिश की है, और ख़ास तौर पे देखें जो टेररिज्म का मामला है, ये हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब को भी थोड़ी सी मेरे ख्याल है ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है कि वो वहाँ पे जाके तो कम से कम उनको ये तो पता हो कि जितने भी टेररिज्म के मामलात हुए हैं आज तक वो सारे ओरिजिनेट इंडिया से हुए हैं, सारे के सारे वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हुए हैं, तो इनको वहाँ पे काउंटर करना चाहिए था। वापस आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का तो फायदा ही कोई नहीं है। देखिए किसाना साहब, बात यह है कि हमारे यहाँ जो हुक्मरान रूलिंग एलीट है ना, उसके ऊपर एक इंडियन फोबिया भी है, और वो इंडिया की रोमांस और इंडिया की मोहब्बत जो है ना वो उनके अंदर बड़ी जागती है, और वो दुनिया में अपना ये जेस्चर देने की कोशिश करते हैं कि जी हम तो देखिए बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। अब आप देखिए ना, नवाज शरीफ साहब ने बड़ी कोशिश की कि उनके दौर में किसी तरीके से ताल्लुकात बहाल हो सके, और कम से कम जो डायलॉग प्रोसेस है सेक्रेटरी खारजा के लेवल पे वही बहाल हो जाए। हिंदुस्तान ने वो स्पेस नहीं दी। फिर इमरान खान साहब आए, उन्होंने कहा कि आप एक कदम चलेंगे, हम 2 कदम चलने के लिए तैयार हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। करतारपुर का इनिशिएटिव पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने मिलकर लिया, इंडिया ने कोई स्पेस नहीं दी। अभी भी इस वक्त जो कहा जाता है, देखिए बात यह है कि इंडिया अपने अंदर इस अंदाज के अंदर उसने अपने आप को सवार कर लिया है। वो ये समझता है कि अब उसे पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, और वो समझता है कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने का मतलब ये है कि पाकिस्तान को लिजिटिमाइज किया जाए और पाकिस्तान को इस मुश्किल सूरत से निकाला जाए। अब जैसे आपने कहा कि ये जो लबो लहजा जो उन्होंने इख्तियार किया है, वो जाहिर करता है कि उनके अंदर बड़ा इस वक्त खुदसरी है और बड़ा प्राउड है और बड़े इगोइस्ट हुए हैं, और वो पाकिस्तान को कुछ नहीं समझते। आपने देखा पिछले दिनों जब नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के बारे में कुछ तकरीरें की थी, तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को हमारी किसी दुश्मनी की जरूरत नहीं है, वो खुद अपना दुश्मन बना हुआ है, उसको खुद ही बर्बाद होने दें। तो कहने का मतलब ये है कि जरा हमारे यहाँ भी लोगों को ये देखना चाहिए, और खास तौर पे जब टेररिज्म की बात आपने की है तो हमें बताना चाहिए था कि जी पाकिस्तान ने जो एक बहुत वर्स्ट किस्म की टेररिज्म को फाइट किया है, उसके ताने बाने जो है, जहां अफगानिस्तान के साथ जुड़ते थे वहां हिंदुस्तान के साथ भी जुड़ते थे, और हिंदुस्तान ने तो बराह रास्त पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ इंटरनल टेररिज्म को प्रमोट किया, बल्कि एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट में अफगानिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी उसको भी सपोर्ट करके पाकिस्तान और वो कुलभूषण यादव की शक्ल में मुजस्सम तौर के ऊपर हमारे घर में मौजूद है। अब सवाल यह है ना कि आज की इस गुफ्तगू के बाद जो वजीर खारजा ने की है, क्या पाकिस्तान की हुकूमत के अंदर से इस तरह का जवाब आएगा उस टेररिज्म का? मेरा नहीं ख्याल। दो अंदाज से जवाब दिया जाएगा। अगर नहीं दिया जाएगा तो इसका मतलब है कि आप समझौते की शिकार हो रहे हैं, आप इंडियन दबाव के अंदर आ जाते हैं। भाई बात यह है कि इंडिया के साथ दोस्ती आपकी और मेरी मुश्तरका ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन ये भी देखा जाए कि इंडिया आपके लिए क्या एटीट्यूड क्रिएट कर रहा है, क्या इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है।
वो आपको कह रहा है कि आप एक टेररिस्ट इंडस्ट्री हैं। यानी इंडस्ट्री का मतलब है जो टेररिज्म को फरोग देता है, जो टेररिज्म को क्रिएट करता है। अब उसके ऊपर हम अगर अभी हमारा स्टांस बड़ा वाजे नहीं होगा तो इसमें फिर हमारी कमजोरी का पहलू होगा। कमजोरी हम सामने इंडिया आएगी। के साथ जियो इकोनॉमिक्स पे जाएं, जियो स्ट्रेटेजिक पे जाएं, पाक भारत रिलेशनशिप को इंप्रूव करें। लेकिन सवाल ये है कि आप अगर किसी के, देखिए ना, एक है इंडिविजुअल टेररिज्म और एक है स्टेट टेररिज्म। अगर आप इन पाकिस्तान को स्टेट टेररिज्म के साथ जोड़ेंगे और कहेंगे कि पाकिस्तान टेररिज्म को ना सिर्फ प्रमोट करता है बल्कि टेररिज्म को क्रिएट करता है, तो इसका मतलब है ये तो ज्यादा संगीन इल्जाम है और उसके ऊपर फिर हमारा स्टांस जो है वो बड़ा वाजे होना चाहिए। इसमें कोई झुकाव नजर नहीं आना। असल में मेरा ख्याल है कि जो चीज़ हम भूल जाते हैं वो ये है, और ख़ास तौर पे हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है ना उसके अंदर कई दफ़ा मरोड़ उठते हैं उनको इंडिया के, और वो चाहते हैं कि इस तरह की जल्दी से जल्दी सब कुछ हो जाए। इस तरह नहीं हुआ करता जिस तरह इंडिया की स्ट्रेटजी है। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो जियो स्ट्रेटजी होती है वो कभी जियो इकोनॉमिक्स से अलहदा नहीं होती, ये इंटर रिलेटेड होती हैं। और इस तरह आपको अगर ये सोचेंगे कि जी आपने इंडिया के साथ मिलकर सब कुछ कर लेना है, तो ये कभी हो नहीं सकता। और जब तक आप अपने कोर इश्यूज के ऊपर कंप्रोमाइज करते रहेंगे वो आपको इसी तरह टेक ऑन करते रहेंगे। और मैं एनीवे, आपको एक और बात बताऊं, ये जो जर्नलिस्ट हमारे गए थे ना पाकिस्तान से, मुर्तजा सुलंगी साहब हैं, आसमा जहांगीर की बेटी हैं, एजाज सैयद हैं और बहुत से लोग गए थे। अभी तक मैंने उनका ट्वीट नहीं देखा इंडियन वजीर खारजा के खिलाफ, जी जिसमें हाँ, उन्होंने कहा कि ऑब्वियस, इंडियन वजीर खारजा ने जो लैंग्वेज इख्तियार की है वो सफारती अदाब के खिलाफ है, पाकिस्तान के अगेंस्ट है। और हम उसका जवाब देते हैं कि जी पाकिस्तान इज नॉट टू बी अ टेररिस्ट इंडस्ट्री। लेकिन अब वो भी खामोश नजर आते हैं, बस ये कह के जी बिलावल ने बड़ा शानदार परफॉर्म किया। ये तो जाके सेल्फियां ले रहे थे, जाके उनका टूरिज्म जो थे मेरा उसको। मतलब है कि हमें इसके ऊपर बड़ा दो टोक अंदाज में अपना नैरेटिव बिल्ड करना चाहिए, दुनिया को बताना चाहिए कि वी आर नॉट टेररिस्ट इंडस्ट्री, बल्कि हिंदुस्तान जो है वो टेररिज्म को किसी ना किसी शक्ल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जरिए इनको डिस्टेबलाइज करने के एजेंडे पे रहा है। कर रहे हैं, सही बात। अच्छा जी, जरा आ जाइए जरा सुप्रीम कोर्ट की सिचुएशन पे। क्या सूरत हाल है जी सुप्रीम कोर्ट के यहाँ? जो कल मीटिंग हुई है, जो कल हियरिंग हुई है, उसके बाद कुछ आपको उम्मीद लगती है कि हम बढ़ रहे हैं इलेक्शन की तरफ या टसल की तरफ बढ़ रहे हैं? सबसे बड़ा लतीफा तो यह है कि पार्लियामेंट ने आपके सामने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो पंचायत का रोल प्ले कर रही है, वो कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं चल रही बल्कि पंचायत उसने सजाई हुई है। अच्छा, कल जो है ख्वाजा साद रफीक और फारूक एच नाइक और अटॉर्नी जनरल जो है, और जो जवाब उन्होंने जमा कराया वो था कि जी हम पंचायत चाहते हैं और हमें पंचायत के तहत फैसला करने दें, और हम आपस में मिलकर काफी हद तक इत्तेफाक कर चुके हैं। तो ये जो परसेप्शन बिल्ड किया जा रहा था ना कि सुप्रीम कोर्ट पंचायत क्रिएट कर रही है, ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि हर दफा जाके अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, हमें मुज़ाकरात के लिए मौका दिया जाए। तो कल पहला लतीफा तो ये हुआ कि खुद पंचायत को लेजिटिमाइज किया है वफाकी हुकूमत ने, पार्लियामेंट अपना सुप्रीम कोर्ट में जाकर अदालत से वक्त मांगा है, एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए हुकूमत की एक स्ट्रेटेजी थी कि वक्त को लिंगर ऑन किया जाए और उसमें टाल मटोल की जाए, टाइम गेन किया जाए। अब कल भी मकसद तो यही था ना जी। अब पीटीआई ने जितना टाइम देना था वो भी दे दिया, और अब कोई नुक्ता ऐसा नहीं है जिसके ऊपर कोई वजाहत होनी चाहिए। यानी पीटीआई का मौकफ भी सामने है, हुकूमत का मौकफ भी सामने है। अब तो फैसला करना था कि जो कहा जा रहा है कि 60% 70% इत्तेफाक हो गया है, तो फिर डेट पे भी इत्तेफाक हो जाए और डेट पता चल जाए कि कब असेंबली तहलील होनी है और कब जाके इलेक्शन होने हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये गेंद, मैंने आपको कहा था, वापस सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। और अब आप देखिए कि गेंद वापस सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कल जब बार बार ख्वाजा साद रफीक और फारूक एच नाइक टाइम मांग रहे थे तो उन्होंने कहा कि अगर आप एक आध दिन में करना चाहते हैं तो कर लें, हमें तो कोई इतराज नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं हो रहा, मेरा जाती ख्याल ये है कि मंडे तक ये फैसला जो है ना जी सामने आ जाएगा और मंडे को कोई फैसला सुना दिया जाएगा। अच्छा, अब फैसला क्या फैसला क्या आएगा? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कोशिश की है क्योंकि उसके अपने इंटरनल मसाइल भी बहुत हो गए हैं। यानी जुडिशरी के अंदर इस वक्त तकसीम है और जिस किस्म का परसेप्शन बनाया जा रहा है पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी, तो जुडिशरी भी चाहेगी कि मामला जो है वो अगर अफाम तफहीम से हल होता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन चीफ जस्टिस जो है वो इस बात पे बजिद है कि अगर मामला आपने अफाम तफहीम से हल ना किया तो फिर हम अपना फैसला सुनाएंगे। अब वो फैसला क्या आता है, सारी नजरें वहां पर है। कुछ लोगों का ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ा सा दबाव के अंदर है, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट पे दबाव है। लेकिन जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट फेस सेविंग चाहती है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। फिर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला तो सुनाएगी और जो फैसला सुनाएगी फिर वो ज्यादा मुश्किल फैसला होगा। अब ये कहना कि जी पहले नवाज शरीफ साहब से गो हेड ले लिया जाए, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि नवाज शरीफ, मरियम और फजलुर रहमान जो है वो नहीं चाहेंगे कोई मफामत हो।
लेकिन ये आसिफ अली जरदारी साहब और खुद शहबाज शरीफ भी चाहते हैं और साद रफीक वगैरह जो है कि मफाहमत से बात आगे चली हो जाए, तो ये सबके हक में होगा। वरना पार्लियामेंट का और इनका जो टकराव है वो किसी को फायदा नहीं देगा, बल्कि एक और बहुत बड़ा बुरहान पैदा कर देगा। तो गेंद तो बुनियादी तौर तो पर ये जो सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में आ गई है, वहीं हुकूमत की कोर्ट में भी है कि हुकूमत उससे कितना बचना चाहती है। लेकिन जो सबसे बड़ी ज्यादती हुई है वो इलेक्शन कमीशन का खत है। यानी मैं तो जाती तौर पर समझता हूं कि उन पर तौहीन अदालत लगनी चाहिए। यानी हर दफा सुप्रीम कोर्ट में आके इलेक्शन कमीशन ने अपना मौकफ बदला है। 3 दफा उन्होंने तहरीर तौर पर डिफरेंट मौकफ दिए और आखिरी दफा जो मौकफ दिया उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज कर दिया है और कहा कि आपने आइन से जो है ना गलत किया है। हालांकि खुद जो है वो डेट देने के लिए तैयार नहीं है, ना केपीके की डेट दी है पंजाब की डेट के लिए भी वो कह रहे हैं। भाई बात यह है कि अगर सुप्रीम, मैं बार बार ये कहता हूं, जब लोग ये कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट ने इस सियासी अमल में मुदाखलत की है, मैं कहता हूं सियासी अमल में मुदाखलत नहीं की, कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात में मुदाखलत की है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन डेट देने से इनकार कर रहा था, गवर्नर पंजाब इलेक्शन की डेट देने से इनकार कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर इलेक्शन की डेट देने से इनकार कर रहे हैं। तो फिर ये डिटरमिन होना था ना कि डेट किसने देनी है। तो फिर वो डेट किसने देनी है कॉन्स्टिट्यूशनली बता दिया कि इलेक्शन कमीशन ने देनी थी, और इलेक्शन कमीशन ने डेट दी और सदर पाकिस्तान को कि आप इनमें से कोई डेट अनाउंस कर दें। तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन खुद एक फरीक बन चुका है इस वक्त पूरे खेल में, और बज़ाहिर लग रहा है कि वो भी उन फरीकों में शामिल है जो चाहते हैं कि मुल्क में इलेक्शन ना हो। तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि अब आप जो है ना नजरिया जरूरत के तहत पाकिस्तान के रियासती निजाम को चलाना चाहते हैं। अच्छा, कल फारूक एच नाइक ने इतराफ किया कि सर 90 डेज में तो इलेक्शन बिल्कुल होना चाहिए था और होना चाहिए, मैं तो इससे इत्तेफाक करता हूं। तो फिर टकराव कहां पर है? टकराव यहाँ पे है कि आप चाहते थे कि एक दिन के अंदर सारा इलेक्शन हो जाए, तो भाई ये भी गेंद आपके हाथ में है, आप थोड़ी सी लचक का मुजाहरा करें और ये पेश कर दें। अच्छा, बजट के बारे में सुन लें, ये जो कहा जा रहा है ना कि पहले हम बजट पेश कर दें। अच्छा, बजट पेश करने से आपकी जिंदगी में कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपने बजट पेश करके अगर असेंबली तहलील करनी है तो उसके ऊपर अमल दरामद कौन सा होगा और आपको क्या फायदा मिल सकेगा। अच्छा, फिर आज IMF का बयान आया है कि वो पाकिस्तान के बजट पेश करने के हवाले से कोई बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है। उनका ख्याल है कि पहले वो चीजें मुकम्मल की जाएं, वो होंगी तो फिर हम रिटर्न एग्रीमेंट में जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अभी भी आपका वो कंफ्यूजन जो है वो मौजूद है। और हुकूमत में देखिए ना, जावेद लतीफ ने जो हरकतें की हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो हरकतें की हैं, और जिस तरह से चीफ जस्टिस के बारे में ये राना सनाउल्लाह ने ये कहा कि जनाब हम तो इनको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए चीफ जस्टिस को फारिग कर सकते हैं। तो ये भी एक अजीब तजाद है कि एक तरफ आप कहते हैं कि जी हम मुफाहमत कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप जो है चीफ जस्टिस को गालियां निकाल रहे हैं। और ये 3 स्ट्रेटेजीज बनाई हुई है PMLN ने। एक स्ट्रेटेजी है पार्लियामेंट की, जहां बैठ के बड़ी जोरदार तकरीरें करें और तकरीरें करके इनकलाब की बातें करें। और दूसरी स्ट्रेटेजी उनकी ये है कि जी मीडिया में जाएं और चीफ जस्टिस को और फला फला को आप खराब करते जाएं। और तीसरी स्ट्रेटेजी ये है कि जुडिशरी के अंदर जाएं और साथ ही जाके लंबे पड़ जाएं और जाके फारूक एच नाइक और अटॉर्नी जनरल कहें सर हम तो मुफाहमत करना चाहते हैं, आप हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, तो आप हमारे लिए रास्ता निकालें। तो ये जो सारा खेल नजर आ रहा है, PMLN जो है वो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार है इस पूरे खेल के अंदर। अच्छा, अब दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने आज रैलियां निकालनी है और वो चीफ जस्टिस के साथ इजारे यकजहती कर रहे हैं। मैं तो जाती तौर पे ये समझता हूँ ये भी एक अच्छा सिनेरियो नहीं है कि एक पार्टी जो है वो चीफ जस्टिस के खिलाफ कैंपेन चलाए और एक पार्टी चीफ जस्टिस के हक में कैंपेन चलाए। तो इसका मतलब ये है कि फिर हम अपनी जुडिशरी को खुद भी बड़ा पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। ये भी कोई अच्छी चीज नहीं है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अब चीफ जस्टिस साहब को बहुत ज्यादा लिंगर ऑन नहीं करना चाहिए इस मामले में। होता है नहीं होता, आप अपना फैसला सुनाए। और कल चीफ जस्टिस ने ठीक कहा कि अब हम चीजों को सियासी बुनियादों पर देखने की बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल बुनियादों पर देखेंगे, क्योंकि आप हमें जो है ना खास तौर पे जब नहीं, उनका काम ही है ना कि सियासत में तो खास तौर पे तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये मंडे तक अब फैसला आ जाएगा, इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकते, आगे नहीं जाना चाहिए। और दूसरी बात ये आखिर में मुझे ये बता दें कि जो इमरान खान साहब की जो वहाँ पे थी हियरिंग थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा हमने शोर घोगा देखा कि जनाब गिरफ्तारी हो सकती है। वहाँ पे बहुत रॉयट गियर वगैरह लोगों का, पुलिस का सारा कुछ वो था, फिर गिरफ्तारी नहीं हुई। तो क्या अभी आपको नज़र आ रहा है कि कुछ अगली जो उनकी हियरिंग्स हैं उनमें कोई इस तरह का काम भी हो सकता है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, और जैसे कि डर है लोगों को कि कोशिश की जाएगी कि PTI को तोड़ा जाए, PTI को कमज़ोर किया जाए और इस तरह के बहाने जो बनाए जाए? पहली बात तो ये हमें एतराफ़ करनी पड़ी है और मुझे खुद भी एतराफ़ करना पड़ रहा है। मैं नहीं समझ रहा था कि इस पूरी तहरीक में PTI इतना ज्यादा रेजिस्ट करेगी जितना उसने रेजिस्ट किया। ये मेरी तवक्को के बिल्कुल बरक्स है उसके वर्करों का
रेजिस्टर आप तवक्को नहीं कर रहे थे? नहीं, अब कोई तवक्को नहीं कर रहा था, मैं भी नहीं तवक्को कर रहा था कि मम्मी डैडी जिनको हम कहते थे बर्गर फैमिलीज के लोग जो है वो इतना आके इस तरह से रेजिस्ट करेंगे। तो पीटीआई ने अपने आप को मनवाया है और कोई पीटीआई को छोड़ के नहीं गया, सबने वो तकलीफें बर्दाश्त की हैं। अली अमीन गंडापुर ने भी किया है, शहबाज गिल ने भी किया है, अभी मुराद सईद भी कर रहे हैं और बाकी लोग, खुद इमरान खान भी कर रहे हैं। अब आप बताइए ना, 150 के करीब मुकदमात, 42 के करीब दहशतगर्दी के पर्चे। वो चीफ लाहौर हाई कोर्ट के जज ने पूछा ना कि भाई ये क्या दुनिया का मजाक हो गया कि एक शख्स के 70 साल में इक्तदार में आने से पहले कोई मुकदमा नहीं, अब इक्तदार से बाहर निकलने के बाद आपने 150 पर्चे बना दिए हैं, आप चाहते क्या है? और अभी भी आप देखिए कि उनके ऊपर जो है वो उनकी लाइफ को तो थ्रेट है। अच्छा, अब उसमें से आप उनको फिरा रहे हैं, कभी तो अपना इस्लामाबाद, कभी लाहौर, कभी फला जगह पर, कभी इस्लामाबाद लेके, ताकि उन पे दबाव डाला जाए। अब इस वक्त हो क्या रहा है? इस वक्त ये हो रहा है कि इमरान खान को अगर इंगेज करना है तो इनको कमजोर करके इंगेज किया जाए और इन पे दबाव डाल के अपने मफादात के तहत मामलात को आगे लेके किया जाए। मैं जाती तौर पर समझता हूं कि मकसद इस वक्त इमरान खान को गिरफ्तार करना नहीं है, बल्कि इमरान खान को डराना है, धमकाना है और उसके अंदर एक खौफ पैदा करना है, ताकि इमरान खान साहब कहीं इंगेजमेंट अगर होती है तो फिर वो एक ऐसा रास्ता इख्तियार करें। अच्छा, अब आप ये देखिए, तोशा खाना का आ गया केस की फर्द जुर्म लग रही है। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि तोशा खाना अब हमारी पॉलिटिक्स से पिछले 20-22 दिन से गायब है। इसकी वजह यह है कि जब वो निकला ना, अपना मरियम का मामला आ गया, बिलावल का मामला आ गया, तो उन्होंने कहा इसको दबा दो। अच्छा, अब उसकी जी इमरान खान के ऊपर नाहली की तलवार भी लटका दे, आप वो भी करके देख ले। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान के बारे में तो बड़ा मजाक उड़ाया जाता है कि वो अदालतों में पेश नहीं होते। अभी हमजा शहबाज साहब को रिलीफ मिला है, कमर में बहुत दर्द है, और मैंने एक टीवी प्रोग्राम में कहा था कि पाकिस्तान का एक तारीखी मरीज भी है, उसका नाम मोहम्मद शहबाज शरीफ है। जब से इख्तिदार में आया उसकी कमर में कोई दर्द नहीं हुआ, और जब वो अपोजिशन लीडर थे तो हर चौथे दिन उनकी दरख्वास्त आ जाती थी कि जी मेरी कमर में दर्द है, मैं तो खड़ा भी नहीं हो सकता, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता। और जरदारी साहब को भी याद होगा कि वो व्हील चेयर पे आते थे अदालतों में, अब वो व्हील चेयर भी खत्म हो गई है। तो मेरा मतलब है कि आप इमरान खान के ऊपर जरूर तनकीद करें, लेकिन अगर आपके पास अब इमरान खान के बारे में सिर्फ उनकी बीमारी रह गई है, अभी वो खाना आ जाता है तो फला आ जाता है, तो इसका मतलब है पूरा करने और मसले का हल तो निकालें, क्योंकि इससे चीजें चलेंगी नहीं और ना लोग इमरान खान की नाअहली को उस तरह से अफोर्ड करेंगे। देखिए ना, हमने अपने माजी के तजर्बे से सबक सीखे, भट्टो साहब से लेके शुरू हो जाए और फिर नवाज शरीफ तक आ जाए। हमने जिसको इक़्तिदार से बाहर निकाला जबरदस्ती, या उसको दीवार से लगाया, या उसको कत्ल कर दिया, या उसको नाहिल कर दिया, वो मसले का हल साबित नहीं हुआ। तो अब अगर पहले ठीक नहीं हुआ तो अब इमरान खान जितनी पॉपुलर पॉलिटिक्स जिसके पास है, उसको जब डिस्क्वालीफाई करेंगे तो कौन आपके इलेक्शन को मानेगा, कौन आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर करेगा और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं, दुनिया इस वक्त पाकिस्तान को देख रही है अपनी आंख से, और देख रही है कि पाकिस्तान में किस तरीके से ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, जिस तरीके से पर्चे काटे जा रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए ना, वो जो डीजी एंटी करप्शन थे, उन्होंने कल पब्लिकली माफी मांगी है चौधरी परवेज इलाही साहब के घर के ऊपर। अच्छा, अदालत के हुक्म पे। भाई उस वक्त तो बड़े शेर बने हुए थे आप, और आप बड़े तरीके से जा रहे थे, अदालतों के सामने जाके आप लंबे पड़ जाते हैं जब आप चीजें आती हैं। तो ये जो पूरी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इस वक्त हो रही है पीटीआई के लोगों के खिलाफ, ये भी एक बड़ी रिकॉर्ड की बात है, और उसमें मैं समझता हूँ पीटीआई ने बड़ा गेन किया है। यानी पीटीआई को भी पता चला है कि हम ये रेजिस्ट कर सकते हैं, खवातीन है, नौजवान है, तो उसका फायदा जो है ना, वो था ना कि जी हम पीटीआई को तोड़ लेंगे, पीटीआई को तोड़ेंगे। अभी तक पीटीआई नहीं टूटी है, बल्कि अब पीएमएल के लोग ढूंढ रहे हैं कि किसी तरीके से हम पीटीआई का टिकट हासिल कर सकें, और वो पीछे पसे पसा कोशिशें कर रहे हैं कि हमें इस बात को इंश्योर किया जाए कि अगर हमें टिकट मिल जाए तो हम अपनी पार्टी छोड़कर आपकी टिकट पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त पॉपुलर पॉलिटिक्स है, उसका तकाजा ये है कि आप इमरान खान के साथ किसी ना किसी शक्ल में उनको इंगेज करें। जितना आप उनको डिसंगेज करेंगे, वो उतना पॉपुलैरिटी उनकी गेन भी होगी और लोगों के अंदर एक रिएक्शनरी पॉलिटिक्स भी जन्म लेगी। और पाकिस्तान के अंदर मैं बार बार आपके सामने कहता हूं, खुदारा अब पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है जहां आप एडवेंचरिज्म्स करें, जहां आप मुहिमजोई करें, जहां आप लोगों को दीवार से लगाएं, जहां आप लोगों के साथ सियासी इंजीनियरिंग का खेल खेलें, जहां आप इलेक्शन के नताइज को सबोताज करें। अब मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी सोसाइटी एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गई है जहां बहुत से चेहरे बेनकाब हो गए, बहुत से किरदार बेनकाब हो गए हैं, बहुत से इश्यूज बेनकाब हो गए हैं। तो खुदारा अब हम अपनी माजी की गलतियों से सीखें, और गलतियों से सीख के एक स्ट्रीमलाइन किस्म का, जिसे कहते हैं ना, अपना पॉलिटिकल प्रोसेस जो है उसको कंटिन्यू करें, क्योंकि आपका जो पॉलिटिकल प्रोसेस है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ये जमानत बनती है आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की और इकोनॉमिक की। अगर आपने ये कुछ नहीं करना तो फिर वो चलेगी। मैं पिछले दिनों एक डिस्कशन में था,
कहा जा रहा था कि जनाब मसले का हल जो है ना वो कौमी हुकूमत है। तो मैंने कहा भाई मुझे बताइए कि कौमी हुकूमत के पास ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी होगी जो पाकिस्तान की पॉपुलर लीडरशिप के पास नहीं है। मेरा मतलब है कि आप नए एडवेंचर्स करके लोगों को ये जो एजुकेट करते हैं ना कि शायद इमरान खान से बचने का रास्ता ये है, वो मैं समझता हूं कि वो नहीं है। नहीं, आप समझ जाना चाहिए। पॉलिटिकल प्रोसेस चलाएं, लोगों को फैसला करने दें। हाँ, सही लोग बात। को लाना चाहते हैं, आप सिर्फ इस बात की दो बातों की जमानत दे दें, एक इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट कर दें और इस वक्त जो सियासी इंजीनियरिंग का खेल है उसको बंद उसको करके रोक दें। आप एक पॉलिटिकल इनेबलिंग एनवायरनमेंट सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड निकालें। ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है जो मरियम चाहती है कि पहले इमरान खान को नाहिल कर दिया जाए हाँ, और उधर से नवाज शरीफ को लाया जाए, सदर पाकिस्तान पहले हमारा आ जाए, चीफ जस्टिस पहले हमारा आ जाए, तो फिर ये लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। इसको लेवल ऐसे प्लेइंग नहीं फील्ड होगा। नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। सी यू नेक्स्ट वीक जी, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी।